नमस्ते। इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी जगह चलते हैं जो बेहद दिलचस्प है, रामेश्वरम। एक ऐसी जगह जहां पुराणों की प्राचीन कथाएं और आधुनिक विज्ञान के आंकड़े आपस में टकराते हैं। और सच मानिए, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया ही नजरिया निकल कर आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन शुरुआती सवालों पर गौर करते हैं जो सीधे तौर पर हमारी भौतिकी और भूविज्ञान की समझ को चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, भारी भरकम पत्थर आखिर पानी पर हमेशा के लिए कैसे तैर सकते हैं? और चारों तरफ फैले अथाह खारे समंदर के बीचों बीच अचानक से मीठे पानी का स्रोत कहां से आ गया? कमाल है ना? चलिए सबसे पहले दो शिवलिंगों के रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर किसी भी शिव मंदिर में एक ही प्रमुख शिवलिंग होता है, लेकिन रामेश्वरम का ढांचा बिल्कुल अलग है। यहां एक नहीं बल्कि दो प्रमुख शिवलिंग मौजूद हैं। और ये बात प्राचीन कथाओं को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार रावण को हराने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होना था। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से एक दिव्य शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन वक्त बीता जा रहा था और पूजा का शुभ मुहूर्त निकल रहा था, तो माता सीता ने अपने हाथों से रेत इकट्ठा करके खुद ही एक शिवलिंग तैयार कर दिया, जिसे रामलिंगम कहा गया। अब कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे और देखा कि स्थापना तो पहले ही हो चुकी है, तो वो काफी निराश हुए। उनकी निराशा देखकर श्री राम ने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि यदि हनुमान जी उस रेत के शिवलिंग को हटा दें तो उनका लाया हुआ नया शिवलिंग स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहां तक कि अपनी पूंछ से भी उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो रेत का ढांचा टस से मस नहीं हुआ। अंत में श्री राम ने हनुमान जी के लाए शिवलिंग को भी स्थापित किया, जिसे विश्वलिंगम नाम दिया गया, और ये नियम बनाया कि हमेशा पहले इसी विश्वलिंगम की पूजा होगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं राम सेतु पर, जहां आस्था और विज्ञान आपस में मिलते हैं। हम उस 48 किलोमीटर लंबे मशहूर पुल की बात कर रहे हैं। रामायण के अनुसार इस पुल को वानर सेना के दो बेहतरीन शिल्पकार नल और नील ने सिर्फ 5 दिनों में बनाया था। अब इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसकी वैज्ञानिक जांच कैसे हुई है। अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले इन चूना पत्थर के शोलों की मैपिंग कर रही हैं। 2002 में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने इस संरचना को दुनिया के सामने रखा। हालांकि 2007 में उन्होंने साफ किया कि सिर्फ इन तस्वीरों से इसके मानव निर्मित होने का पक्का दावा नहीं किया जा सकता। हाल ही में इसरो ने इसका 10 मीटर रेजोल्यूशन वाला एकदम सटीक नक्शा तैयार किया है, जो इस ढांचे की और भी सूक्ष्म जानकारी देता है। लेकिन इन सब में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है ये 3000 साल का रहस्यमयी अंतर। जी हाँ, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पुल में इस्तेमाल हुए पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत पर ये पत्थर टिके हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। पत्थरों और रेत की उम्र का ये बेमेल अंतर आज भी वैज्ञानिकों को उलझन में डाल देता है। इन तैरते पत्थरों को लेकर विज्ञान अक्सर प्यूमिस स्टोन यानी झामा पत्थर का तर्क देता है। दरअसल ये पत्थर ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं। जब लावा हवा के संपर्क में आकर तेजी से ठंडा होता है तो उसके अंदर हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। इन्हीं छेदों की वजह से पत्थर स्पंज जैसा हल्का हो जाता है और कुछ वक्त के लिए पानी पर आसानी से तैर सकता है। पर असली विरोधाभास तो यही है। विज्ञान कहता है कि प्यूमिस पत्थर कुछ समय तक तैर सकते हैं, लेकिन यहां पत्थर हजारों सालों से आज भी तैर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रामेश्वरम के आसपास के इतिहास में किसी भी ज्वालामुखी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो बिना किसी ज्वालामुखी के इतनी बड़ी संख्या में ये सामान्य वजन वाले पत्थर यहां आए कहां से और अनिश्चित काल तक कैसे तैर रहे हैं? अगला हिस्सा और भी हैरतअंगेज है। 22 पवित्र जलकुंड। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब श्री राम लंका से लौटे थे तो उन्होंने अपने बाण चलाकर इन कुंडों को बनाया था। ये आस्था और जल विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। एक मंदिर जो पूरी तरह से नमकीन खारे समंदर से घिरा है, उसके ठीक अंदर मीठा और ठंडा पानी कहां से आया? भूवैज्ञानिक इस प्राकृतिक अजूबे को फ्रेश वाटर लेंस कहते हैं। बारिश का पानी जमीन के अंदर जमा हो जाता है और क्योंकि मीठा पानी खारे पानी से हल्का होता है, इसलिए ये खारे पानी की भारी परत के ऊपर एक लेंस की तरह प्राकृतिक रूप से तैरता रहता है।
इस पानी की खासियत को वैज्ञानिक पैमाने पर समझने के लिए 2014 में एक पायलट स्टडी की गई थी और इस स्टडी ने पुष्टि की कि इन कुंडों के पानी में कुछ बेहद खास औषधीय खनिज मौजूद हैं। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु पहले मंदिर के बाहर खारे अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाते हैं और फिर अंदर आकर इन्हीं 22 कुंडों के औषधीय जल से स्नान करते हैं। चलिए अब मंदिर परिसर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। भूतिया शहर और छिपे हुए रहस्य। रामेश्वरम के आसपास कई ऐसी जगह हैं जो अपने अंदर गहरे रहस्य और इतिहास समेटे हुए हैं। इसमें सबसे दर्दनाक कहानी धनुषकोडी की है। कहा जाता है कि ये वही सटीक जगह है जहां श्रीराम ने अपने धनुष से राम सेतु को खंडित किया था। किसी जमाने में ये एक निहायत ही व्यस्त और जिंदा दिल व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, पर 1964 की एक काली रात में आए एक भयानक समुद्री तूफान ने इस पूरी जगह को तबाह कर दिया। सरकार ने इसे रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया और आज ये एक बिल्कुल वीरान और खौफनाक भूतिया शहर बनकर रह गया है। इसी द्वीप पर गंधमादन पर्वत मौजूद है जो रामेश्वरम की सबसे ऊंची चोटी है। माना जाता है कि यहीं से हनुमान जी ने लंका के लिए अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी और श्री राम ने अपनी सेना को इकट्ठा किया था। इसके अलावा यहाँ जटायु तीर्थम भी है जहाँ वीर पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार किया गया था और उस जगह की पवित्र भस्म आज भी दर्शन के लिए वहाँ रखी हुई है। और एक बहुत ही गोपनीय चमत्कार की बात करें, मंदिर के गर्भगृह में एक चमकती हुई स्फटिक मणि रखी है। ऐसा माना जाता है कि इसे खुद शेषनाग ने भेंट किया था। इसके दर्शन करना अपने आप में दुर्लभ है क्योंकि इसे देखने का वक्त सिर्फ और सिर्फ सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही निर्धारित है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े पहलू पर, एक वास्तुकला और लॉजिस्टिकल चमत्कार। धर्म और रहस्यों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें। बिना आधुनिक मशीनरी के इतना विशाल मंदिर खड़ा करना इंसानी साहस और दृढ़ संकल्प की कितनी बड़ी मिसाल है। इस मंदिर का निर्माण और ऐतिहासिक विकास बहुत ही रोचक रहा है। इसमें कई संस्कृतियों का संगम दिखता है। 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहू ने इसके मुख्य गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी के आसपास स्थानीय सेतुपति राजाओं ने इस पूरे ढांचे को और भी विशाल रूप दिया। इसके पैमाने की बात करें तो ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। ये पूरा परिसर 15 एकड़ में फैला है। इसका तीसरा गलियारा दुनिया का सबसे लंबा खंभों वाला गलियारा है जिसमें 1212 खंभे हैं। हर एक खंभा 23 फीट ऊंचा है। इन पर जो बारीक द्रविड़ नक्काशी है वो उन प्राचीन कारीगरों की कमाल की क्षमता को साफ दिखाती है। पर यहाँ सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती क्या थी? रामेश्वरम एक रेतीला द्वीप है। यहाँ आसपास कोई पहाड़ या खदान नहीं है। जरा सोचिए, लाखों टन भारी ग्रेनाइट के पत्थर बिना किसी क्रेन के सिर्फ प्राचीन नाव के सहारे समंदर पार करा के यहाँ लाए गए। ये वाकई कल्पना से परे हैं। और इस बेहतरीन प्राचीन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी ये धरोहर पूरी तरह सुरक्षित है। हर साल लगभग 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये सिस्टम उन्हें बिना किसी परेशानी के बहुत ही कुशल ढंग से मैनेज करता है। इस पूरी चर्चा को हम एक खूबसूरत से विचार में समेट सकते हैं। रामेश्वरम दरअसल त्रेता युग और आधुनिक विज्ञान के बीच का एक जीवित पुल है। इस द्वीप की हर लहर, हर कुंड और हर पत्थर एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो हमारी गहरी आस्था और कड़ी वैज्ञानिक जांच को बहुत ही कुशलता से आपस में जोड़ती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। प्राचीन काल के निर्माताओं ने बिना किसी मॉडर्न तकनीक के वो संरचनात्मक चमत्कार आखिर कैसे कर दिखाए जो आज की आधुनिक साइंस को भी उलझन में डाल देते हैं। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल था। खैर, इस दिलचस्प चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं।